तो कल की क्लास तक, लास्ट क्लास तक रासायनिक बंध जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर चालू किया है हमने, उसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था। और उसमें हमने क्या किया है कि बंध क्या है उसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारियां ली है। बेटे आज की क्लास की शुरुआत, सीधे बैठो बेटे, आपकी क्लास की शुरुआत, आज की क्लास की शुरुआत है वो करते हैं लुईस संरचना से, लुईस प्रतीक संरचना से। तो हेडिंग डाल लो लुईस प्रतीक संरचना, लुईस प्रतीक संरचना। देखो बड़ी डिटेल से समझेंगे इस चीज को, जो चीजें किताबों में नहीं है वो भी पढ़ेंगे इसमें। और हमारा मकसद किताबों से मतलब 11th करना नहीं है, हमारा मकसद है वो कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपटीशन एग्जाम है वो क्लियर हो। तो लुईस प्रतीक संरचना, और जहाँ कहीं भी किसी टॉपिक में अगर MCQ बनते हैं, ठीक है, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उनका जरूर जिक्र किया जाएगा। इसको LDS भी कहते हैं, LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको आगे मैं LDS ही लिखूंगा, जब कभी भी आगे हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, LDS ही लिखेंगे। ये दिया किसने था, तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, परमाणुओं, आप उतारते जाओ साथ साथ, जहां समझाने की बात आएगी अच्छे से समझेंगे। परमाणुओं की लुईस प्रतीक संरचना अमेरिकी वैज्ञानिक J.N. लुईस, J.N. लुईस, J.N. लुईस ने दी थी। ये संरचना किसने दी थी, J.N. लुईस ने दी थी, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो ये पूछा जा सकता है हमें कि कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि लुईस प्रतीक संरचना, परमाणुओं की लुईस प्रतीक संरचना किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, J.N. लुईस ने, वैज्ञानिक का नाम था J.N. लुईस, उन्होंने ये संरचना दी थी। अब इन्होंने कहा क्या था, इनके अनुसार क्या था, तो इन्होंने कहा था किसी भी, उतारते जाओ, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी कोश भी कहते हैं, संयोजी कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के चारों ओर डॉट, ऐसे डॉट दिख रहा है ना, ऐसे डॉट डॉट लगाकर दर्शाया जा सकता है। अगर ये काम करेंगे तो एक संरचना आएगी। इस प्रकार प्राप्त संरचना को LDS कहते हैं। क्या कहते हैं, LDS कहते हैं। ये तो हुई इसका थ्योरेटिकल बात है। अब देखो हमें थ्योरी से ज़्यादा वास्ता है भी नहीं, हमें टॉपिकों को समझना है। तो ये तो हुई इसकी थ्योरेटिकल बातें, इसको उतार लो। इसके बाद में देखो टॉपिक को समझते हैं। उतार लिया, तो चलो इधर देखो, मिटा दूं, उतार लिया सबने,
चलो अब टॉपिक को समझते हैं। देखो लुईस संरचना अगर हमें पढ़नी है तो पहले सबसे पहले आवश्यक क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता होना चाहिए। बेटे देखो, जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा ना हमारे पास, तब तक हम किसी परमाणु का बाहरी कोश नहीं पहचान सकते। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। और अगर कोई भी बच्चा या कोई भी दोस्त मुझे ऑनलाइन देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, तो वो मेरे चैनल पे लिख ले, सर्च कर ले, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सर्च कर ले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है, बाइट्रिक कैसे भरा जाता है, अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता तो हमें क्या होगी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ेगी। परमाणु का हमें क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अब देखो, हम लुईस संरचना केवल इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एटम्स हैं उन्हीं के पढ़ने वाले हैं। और ये लुईस संरचना के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना मत करो। अगर किसी बच्चे को, देखो लोग बोलते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रटना किसी सब्जेक्ट को नहीं पड़ता है। वही बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हैं जिनका बेस वीक होता है। जिनका बेस क्या होता है? वीक होता है। मेरी हर क्लास में आपको यहाँ तक बताया जाएगा टॉपिक के बारे में कि टॉपिक कौन सी जगह जाके एनसीईआरटी के कौन से क्लास में, कौन से पार्ट में और ज़्यादातर में कौन से पेज पर टच होगा। ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बड़ा ध्यान से सुनना है। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता होना चाहिए, परमाणुओं का प्रतीक हमें पता होना चाहिए। तो देखो, अगर एलडीएस चाहिए तो हमें चाहिए परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक होगा तो परमाणु क्रमांक से क्या हो जाएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। तो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। और अगर हमें परमाणु क्रमांक पता चल गया है तो परमाणु का प्रतीक भी हमें पता होना चाहिए। परमाणु का प्रतीक। और देखो, इसमें एक अपवाद है, उसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ बहुत रूल पढ़ेंगे, केवल हम एलडीएस नहीं, यहाँ बहुत रूल पढ़ेंगे। केमिस्ट्री से संबंधित छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे जिनसे क्लियरिटी मिले। परमाणु का प्रतीक हमें पता होना चाहिए और उसकी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का हमें ज्ञान होना चाहिए। और अगर ये इतनी चीज़ें हमने कर ली है तो फिर हम लिख सकते हैं उस परमाणु की एलडीएस। ठीक है। अब केवल उन्हीं परमाणुओं पे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक लिख लेंगे, यहाँ परमाणुओं का प्रतीक लिख लेंगे, यहाँ उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के बाद में हमें कार्बन का पता होना चाहिए। कार्बन के बाद में हमें, देखो मैं कुछ सिमिलर एटम को एक जगह कर लेता हूँ जिनकी एलडीएस समान सी बनती है। कार्बन के अलावा हमें सल्फर का पता होना चाहिए, नाइट्रोजन पता होना चाहिए, ऑक्सीजन पता होना चाहिए। सॉरी, ऐसे लिख लो, कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकन, सिलिकन भी काम में आता है, सिलिकन पता होना चाहिए। सिलिकन के बाद में हमें ऑक्सीजन पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के बाद में हमें सल्फर याद होना चाहिए। और सल्फर के बाद में हम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में अक्स। अक्स क्या है? अक्स क्या है? आवर्त सारणी का जो समूह 17 था ना, ग्रुप 17, उसके परमाणु। अब ग्रुप 17 वाले परमाणुओं को हमने क्या कहा था? अगर याद है आपको तो उन्हें हमने कहा था हेलोजन। क्या कहा था? हेलोजन। और हेलोजनों में कौन कौन शामिल थे? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज भी बहुत काम में आती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
यहाँ देखो इनकी एक और बात कर लेते हैं, और ये की भी थी वहाँ। ये है जो दोनों वाले ऊपर वाले हेलोजन है, ये दोनों गैसीय फॉर्म में मिलते हैं, गैसीय अवस्था में। देखो यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन उठता है। और जो ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, और आयोडीन होता है बेटे ठोस होता है। यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है। देखो हमने कहा था कंपटीशन की बातें करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है। आपसे पूछा जा सकता है उस हेलोजन का नाम बता दीजिए, उस हेलोजन का प्रतीक लिख दीजिए जो ठोस अवस्था में पाया जाता हो। तो ठोस अवस्था में कौन सा पाया जाता है? आयोडीन। अब क्यों पाया जाता है, ठीक है, इसकी डिटेल में बातें करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और ये द्रव अवस्था में। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं तो जब हम पढ़ेंगे ना पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, उस दिन आप याद दिलवाना, मैं इनकी बड़ी डिटेल में बातें करूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ठोस अवस्था में क्यों होता है, ब्रोमीन होता है द्रव अवस्था में क्यों होता है, और दोनों ऊपर वाले हेलोजन गैसीय फॉर्म में क्यों होते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, अच्छे से गांठ बांध लो इस चीज की कि ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, और ये एटॉमिक साइज के बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होती है, और उसके बाद कौन होता है? आयोडीन होता है। अब देखो इनका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है? 16 होता है क्या? सिलिकॉन का 14 ही तो होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, और सल्फर का 16 होता है, और नाइट्रोजन का 7 होता है, और हेलोजनों का सभी का अलग अलग होता है। लेकिन सभी हेलोजनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट कर लो, सभी अक्ष के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी हेलोजनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखो जब हेलोजन की बात, हेलोजन की एलडीएस की बात होगी तो हम डिटेल से बात करेंगे इसकी कि वो 7 हेलोजन, वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन का हमें सबसे पहले देखो, ये तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमें इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो उसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1s1। अब देखो इसमें तो एक ही तो कक्षक शामिल है 1s, तो यही इसका बाहरी कोश हुआ। अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 इलेक्ट्रॉन। तो करना क्या है, लुईस क्या कहता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के पास में ही बाई डॉट दिखा दो, हो गई, यही इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन था, और इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गई, यहां लिख लेते हैं, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गई है? ऐसे, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। अब बात करते हैं कार्बन की। देखो कार्बन वाले में बड़ा लोचा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 1s2, 2s2 और 2p2, 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसका आउटर शेल कौन हुआ? हायर क्वांटम नंबर कौन है? 2 और 2 है, तो ये इसका आउटर शेल हो गया है। अब देखो सवाल ये उठता है कि कार्बन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएं? ऐसे दिखाएं, या फिर यूं दिखाएं, या फिर ऐसे कर दूं, यूं दिखाएं। तीनों में से कौन सा सही है? तो इसके लिए इन ऑर्बिटल को खोलना है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ खोल रहा हूँ, आउटर शेल का, केवल आउटर शेल का खोलते हैं। तो 2s2 और 2p2। अब देखो इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में 3 कक्षक होते हैं, तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है। आया समझ में? यहाँ तक आ गया। अब यहीं से कहानियाँ शुरू होगी, और यहाँ से हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक होगी उसको भी क्लियर करके जाएंगे। अगला टॉपिक, अगली हेडिंग हम यही रखेंगे, जो यहाँ दिक्कत होगी उसी को अगली हेडिंग बनाएंगे। देखो हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी में कौन सी हेडिंग कब लिखी हुई है, हमें इस चीज़ से मतलब है कि टॉपिक टू टॉपिक क्या करवा के चलना है, टच करवा के चलना है। अब देखो
लुईस ये बात भी कहता है, लुईस है वो ये बात भी कहता है कि भाई साहब अगर कोई जोड़े के इलेक्ट्रॉन है तो उनको जोड़े में दिखाओ, और अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनको अयुग्मित दिखाओ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जोड़े में है ना तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखो, बाई डॉट, 2 डॉट एक जगह लगाओ, ये लुईस कहता है। तो अब उसके हिसाब से तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जोड़े में है, और ये 2 अयुग्मित है। तो 2 जोड़े में कहाँ दिख रहे हैं, ये देखो इस संरचना में देखो, ये दोनों जोड़े में है और ये दोनों अलग अलग है। सवाल ये उठता है क्या ये संरचना सही है? नहीं, ये संरचना सही नहीं है। ये संरचना क्या है, गलत है। क्योंकि सब बच्चों ने ये पढ़ रखा है, सब बच्चों ने 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बंध बनाता है बेटे? 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4 बंध। ठीक है। और केमिस्ट्री क्या कहती है कि ओनली वीबीटी आगे एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, इसी लेसन में पढ़ेंगे। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल अर्धपूरित कक्षक होते हैं, वही बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। रिक्त कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेते। तो देखो इसमें, देखो इस कार्बन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 2, ये आधा भरा हुआ और ये आधा भरा हुआ। तो इस हिसाब से तो कार्बन यानी वीबीटी के हिसाब से कार्बन कितने बंध बनाना चाहिए? 2। तो फिर गुरुजी बार बार 4 बंध क्यों बताते आ रहे? क्या किसी बच्चे को कभी भी इसका आंसर मिला है कि कार्बन होता है वो 4 बंध क्यों बनाता है? अब बच्चा सवाल कर देगा, जवाब दे देगा कि सर कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 4 बंध बनाता है। 4 बंध बनाता है, चलो मान लिया बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन भाई साहब ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेंट इन बॉन्डिंग, इसके पास में अर्धपूरित कक्षक कितने हैं? 2 ही है। तो केवल अर्धपूरित कक्षक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो बंध कितने बनने चाहिए? 2। अब देखो यहां से क्या होता है, देखो कोई अगर ये सवाल कर लेना कि क्या रिक्त कक्षक भी बंध बनाने में भाग ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर बंध है वो उपसहसंयोजक बन रहा है, आगे पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंध। अगर उपसहसंयोजक बंध बन रहा है तो फिर रिक्त कक्षक भी बंध बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेगा, देखो ये 2s है और ये क्या है? 2p कक्षक है। एक 2s और दूसरा कौन सा कक्षक है? 2p। ये परमाणु में एक ही जगह तो है, देखो इनको परमाणु में एडजस्ट करते हैं। ये नाभिक है मान लो, ये परमाणु का k कोश है और ये परमाणु का n। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 2 होती है। मैंने बता रखा है ना कि परमाणु में अगर आपको ये देखना हो कि कौन सा कक्षक कहाँ है, तो उसके क्वांटम नंबर, ये मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं, जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, तो उसको उसी कक्षक में ले जाके रख दो जिसके लिए n की वैल्यू 1 है। तो ये कहाँ आ गया है? 1s, यहाँ आ गया है 1s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। देखो इन दोनों के लिए n की वैल्यू 2 है, तो इसको n बराबर 2 वाले में रखो, तो 2s और 2p, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो देखो कार्बन का बाहरी कोश यही तो होगा ना, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात यह है कि इस कोश की तो ऊर्जा बराबर ही है ना। हाँ, इस कोश की और इसकी, यानी k कोश और l कोश की ऊर्जा में अंतर हो सकता है, लेकिन l कोश की ऊर्जा तो सेम ही है ना। अरे जैसे इस कमरे का और उस पड़ोस वाले कमरे का टेम्परेचर अलग हो सकता है। अगर ये मान लो एक कोश है और पड़ोस वाला कमरा दूसरा कोश है, तो दोनों के टेम्परेचर में क्या हो सकता है? चेंजिंग हो सकती है, दोनों के टेम्परेचर में अंतर हो सकता है। लेकिन इस कमरे के हर कोने में टेम्परेचर बराबर ही होगा। हम यही मानते हैं कि हाँ, इस कमरे के तो हर कोने में टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल ही होगा। अरे चौका ले बैठी, चलो ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से ये समान ऊर्जा वाले कक्षक है। यहाँ देखो ये समान ऊर्जा वाले कक्षक है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, ध्यान से सुनना, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा सकता है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में परमाणु होता है वो क्या करवा सकता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
करवा सकता है तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ सकता है। ये लो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब कार्बन के पास में देखो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, 4। मजा आ गया। कार्बन के पास में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 और 4। और अब कार्बन कितने बंध बना सकती है, 4 बंध। और इसी आधार पर कार्बन की एलडीएस लिखी जाएगी, इसी आधार पर कार्बन की एलडीएस लिखी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने ये एलडीएस लिख दी है ना तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होगी। अब बताओ ये एलडीएस कहाँ है, क्या इनमें से कोई ऐसा कार्बन दिख रहा है, इनमें से कोई ऐसा कार्बन दिख रहा है जिसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन हो और वो चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल होने चाहिए, ये रही। तो ये कार्बन की एग्जैक्टली क्या है, एलडीएस है। देखो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं कि आप एलडीएस जिंदगी में नहीं भूलोगे। रटो मत टॉपिकों को, समझो उनको। तो कार्बन की एलडीएस, तो ये रहा, ये भी मिटा देता हूं, सॉरी, मिटा देती हूं नहीं, मिटा देता हूं। वो कभी कभी लड़कियों वाली फीलिंग लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये हुआ 4 इलेक्ट्रॉन इसके। अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों में कोई दिक्कत है नहीं। ये थोड़ा सा लोचा था, वो किस में था, कार्बन में था। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 नंबर पे आता है ना। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बेटे, यहाँ लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p 610 3s2 और 3p2। इसका भारी कोष कौन हुआ, ये। अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसका भारी कोष कौन हुआ, ये। अब केवल उनको देख लो, उनको खोल लो, यहीं पे खोल लेते हैं। ये ऐसे है और ये भी ऐसे है। अब देखो सिलिकॉन कितने बंध बनाती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। सिलिकॉन कितने बंध बनाती है, 4 बंध बनाती है। सिलिकॉन कितने बंध बनाती है, 4 बंध बनाती है। जैसे कार्बन ने कितने बंध बनाए थे, 4। और सेम कार्बन वाली सिचुएशन है, ये भी क्या करेगा, समान ऊर्जा वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉन है उनको किसमें ट्रांसफर कर देगा बेटे, 3p में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को 3p में ट्रांसफर करेगा और यहाँ से अपने पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल अर्धपूरित कक्षक अवेलेबल कर लेगा, 4। तो इसकी एलडीएस सेम और सेम किसकी तरह बनेगी, कार्बन की तरह बनेगी। सिलिकॉन की एलडीएस कभी कोई पूछे तो वो सेम और सेम किसकी तरह बनती है, कार्बन की तरह बनती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। बनाना सीख रहे हो एलडीएस, हाँ मजा आ रहा है टॉपिक में, बड़ा इजी। केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक है, केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। चलो अब अगली बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। अगली बात किसकी करते हैं, ऑक्सीजन की करते हैं। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना, 8 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p, बोलो, अरे 8 इलेक्ट्रॉन, 2p4, 2p कितना, 4। फिर खोलो बाहरी कोश के ऑर्बिटलों को, एलडीएस लिखना बड़ा आसान है। फिर खोलो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को, तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को खोल लो। बाहरी कोश के कक्षक लिखो, ये 2s कक्षक हुआ, माना क्या है, ये 2s कक्षक हुआ। और ये कौन सा हुआ जी, हमारा 2p कक्षक हुआ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बने, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से, ठीक है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अब पहले तो ये देखते हैं इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है। और किसी परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास में कम कितने पड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कम कितने पड़ रहे हैं इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 2 बंध बना सकता है, हाँ बनाता है, 2 बंध बनाता है। अब कुछ नहीं करना है, इसको 2 ही बंध चाहिए। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके पास में पड़े हैं। तो हम सीधा सीधा उसको देख के और इसकी क्या लिख देंगे, एलडीएस लिख देंगे। तो ये लो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में देखो O इलेक्ट्रॉन जोड़ा में, O इलेक्ट्रॉन जोड़ा में, तो ए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में, ए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में, और ए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। देखो इन सबको ऐसे कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन की एलडीएस है, ऐसे कॉमा लगा देते हैं। और ये सिलिकॉन की है, और ये किसकी है, ऑक्सीजन की। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाह्यतम कोश का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लेना, वो सेम और सेम किसकी तरह होता है, ऑक्सीजन की तरह होता है। तो सल्फर की LDS भी किसके अनुसार बन जाएगी, किसके अनुसार बन जाएगी, ऑक्सीजन की तरह। तो सेम जैसे ऑक्सीजन की LDS है वैसी ही किसकी बनेगी, सल्फर की। यहाँ और बात करते हैं, इसमें भी बड़ा लोचा है, अब मजा आने वाला है, इसमें भी बड़ा लोचा है। लेके आओ सल्फर को यहाँ, सल्फर के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2 2p2। अरे स्कूल पब्लिक स्कूल 3s 2p6, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2। और अब कम कितने पड़ गए हैं, 4, तो 3p4, ठीक है। अब देखो सल्फर 2 बंद बनाता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये LDS है, होनी चाहिए ना। हाँ, सल्फर की LDS ये होनी चाहिए, सल्फर की LDS ये होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सल्फर ये है और SO2 सुना होगा, और एक और SF6। भाई साहब सल्फर ने इसमें 4 बंद बना रखे हैं, सल्फर ने कितने बंद बना रखे हैं, 4 बंद बना रखे हैं। और इसमें सल्फर ने कितने बंद बना रखे, 6 बंद बना रखे हैं, 6 फ्लोरीन को अपने चारों ओर जोड़ रखा है। ये क्या हो गया, सल्फर बंद कितने बना पा रहा था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने थे उसके पास, देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहां से निकालो इनको, अभी निकाले थे पीछे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने थे इसके पास में, 2, और यहां बंद कितने बना लिए हैं, 6। ये लो, अब क्या करें सर, अभी तो आपने कहा था ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेंट इन केमिकल बॉन्डिंग, सल्फर के पास में केवल और केवल कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, देखो निकालो इसको, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2। तो सल्फर बंद कितने बनाना चाहिए, 2 बंद बनाना चाहिए, सल्फर कितने बंद बनाना चाहिए, 2 बंद। तो ये 6 बंद कैसे बन गए, इसका मतलब सर आप गलत हो, नहीं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग कर रहे हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूं, गांठ बांध लेना इसकी, कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोश में यानी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर बंद बना सकता है। भाई साहब कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर क्या कर सकता है, बंद बना सकता है, केवल उन परमाणुओं को छोड़कर जो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते, ये कौन सी खिचड़ी पक रही है यहाँ, अष्टक प्रसार, ये क्या है, सुना है सर ने बार बार बोला होगा। जैसे आप में से जो बच्चे मेरी स्कूल में जाते हैं उन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो दूसरी स्कूलों के भी बच्चे बैठे, भाई साहब आपके सर ने बोला होगा अष्टक प्रसार, तो अष्टक प्रसार क्या है, नहीं पता, चलो आज क्लियर करते हैं अष्टक प्रसार क्या होता है, अष्टक प्रसार किसे कहते हैं, ऑक्टेट को प्रसारित करना क्या होता है, और क्यों से कोई परमाणु अपने बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर बॉन्डिंग कर सकता है, और कौन सी कंडीशन में कर सकता है, क्या सल्फर 6 बंद बना सकती है, क्या सल्फर 4 बंद बना सकती है, 6 बना सकती है, 4 बना सकती है। सवाल यह भी होगा कि सल्फर कितने बंद बना सकती है, 1 भी बना सकती है क्या, 2 भी बना सकती है क्या, 3 4 5 6 से ज्यादा तो नहीं। तो सल्फर बॉन्डिंग कर सकती है भाई साहब, सल्फर बंद बना सकती है 2, सल्फर बंद बना सकती है 4, और सल्फर बंद बना सकती है 6। सवाल ये भी होगा कि सल्फर ने 3 बंद क्यों नहीं बनाए, सल्फर ने 1 बंद क्यों नहीं बनाया, और सल्फर ने 5 बंद क्यों नहीं बनाए। हर एक टॉपिक को क्लियर करके जाएंगे, चाहे टॉपिक लंबा जाता है जाने दो। अरे मियाँ जी की दौड़ मस्जिद तक, पुजारी जी की दौड़ कहाँ तक, मंदिर तक, इससे आगे तो नहीं ना। टॉपिक जितना जाता है, जितना डीप जाता है जाने दो, केमिस्ट्री को जितनी डीप जाती है जाने दो, नॉलेज ले लो, और इतना नॉलेज ले लो कि आपको कोई चैलेंज ना कर पाए केमिस्ट्री में, तो बात करते हैं हम किसकी,
सल्फर की ऑक्टेट प्रसार होना क्या है, सल्फर कैसे 4 बंध बना लेती है, सल्फर कैसे 6 बंध बना लेती है। यहाँ लेके आते हैं सल्फर जी को, ये लो देखो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट प्रसार होना क्या होता है देखना ढंग से। और इसके बाहरी कोश में इसके बाहरी कोश में एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 3s कक्षक हुआ, ये 4s हट, ये 3p कक्षक हुआ। और अब परमाणु के पास चलते हैं, आ भी जाओ परमाणु के पास में आते हैं। परमाणु जी बताओ यहाँ कौन नाभिक, ये कौन सा कोश हमारा के कोश, ये कौन सा कोश एल कोश, और इसमें तो एम कोश भी आवश्यक होगा, तो ये कौन सा कोश एम कोश। ठीक है, यहाँ कौन कौन से कक्षक होते हैं 1s, यहाँ कौन से होते हैं बताओ बेटे 2s और 2p। और यहाँ कौन कौन से कक्षक होते हैं 3s 3p, m में कौन कौन होते हैं और 3d। किसी बच्चे को नहीं आता है तो मेरा टॉपिक जाके देख ले घर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस टॉपिक को जाके देखें, अच्छे से देखें, वहाँ हर एक चीज को समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए बेटे ये 3s ये 3p और 3d, इसका मतलब इसके बाहरी कोश में खाली पड़ा है, सामने खाली पड़ा है, कौन सा कक्षक है 3d कक्षक। और 3d में 5 कक्षक होते हैं dx, चलो वो नाम बाद में बताएंगे, परमाणु कक्षकों की आकृतियां बताएंगे उस दिन। ठीक है, तो 3p में 5 कक्षक है हमारे पास में, 1 2 3 4 और 5। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 कैसे बने, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ये कहता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अब देखो सल्फर 2 बंध तो बनाता है, अगर कभी सल्फर को 4 बंध बनाने होंगे तो वो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। अगर ज्यादा बंध बनाने हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, 3p वाले एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के ट्रांसफर करवा देगा कहाँ, डी कक्षक में। अब इसके पास में हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने 4, तो सल्फर 2 बंध बना सकती है, सल्फर 4 बंध भी बना सकती है। और अगर और ज्यादा जरूरत हुई तो देखो इसकी भी तो ऊर्जा इनके बराबर ही है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और ट्रांसफर करवा देगा कहाँ, डी कक्षक में। ठीक है, तो ये देखो क्या हुआ है डी कक्षक में। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। सल्फर कितने बंध बना सकती है, 6 बंध भी बना सकती है। सल्फर कितने बंध बना सकती है, 6 बंध भी बना सकती है। ये हुई ना बात, सल्फर 2 बंध बना सकती है, सल्फर 4 बंध बना सकती है, सल्फर 6, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं, 6 से ज्यादा नहीं, क्योंकि सल्फर के बाहरी कोश में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इसी को कहते हैं अपने अष्टक का प्रसार करना। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में रिक्त कक्षक अवेलेबल है, रिक्त कक्षक उपस्थित है, तो वो आंतरिक, वो अपने अंदर वाले जो कोश है, मतलब बाहरी कोश में ही, जो बाहरी कोश में रिक्त कक्षक अगर अवेलेबल है तो वो रिक्त कक्षकों में फुल फील्ड पूर्ण भरे हुए कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा सकता है, क्योंकि ये समान ऊर्जा वाले हैं। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो 6, तो वो कितने बंध बना सकता है, 6 बंध बना सकता है। कौन सी कंडीशन में, उसका अष्टक प्रसारित होना चाहिए। सवाल ये उठता है सर क्या ऑक्सीजन भी 8 बॉन्ड, वो 6 बॉन्ड बनाएगी? नहीं, ऑक्सीजन कभी 6 बंध नहीं बना सकती। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी तो कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो भी 6 बंध बनानी चाहिए ना, वो भी 6 बंध बनानी चाहिए। नहीं बना सकती, अभी चेक कर लेते हैं, नहीं बना सकती, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहरी कोश का क्या था, कंप्लीट क्या था, 1s2 2s2 और 2p6 4 हट 2p4। देखो खोलो ऑर्बिटलों को, ये लो, ये 2s, इसको छोड़ो, ये बाहरी कोश को देख लो केवल, उनसे तो हमें मतलब भी नहीं है ना। तो 2s ये रहा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, भर दो इलेक्ट्रॉन, भर दिए। और उसके बाद कौन है हमारे पास में 2p तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 2p में। इधर आओ परमाणु जी के पास, परमाणु के पास आए, परमाणु के पास आके देखा 2s और 2p एल में होते हैं, लेकिन 2s और 2p के अलावा कोई कक्षक नहीं होता है एल में,
कोई कक्षक एल में नहीं होता है, तो ये अपने ऑक्टेट का प्रसार नहीं कर सकता, ये अपने ऑक्टेट का प्रसार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास में रिक्त कक्षक अनअवेलेबल है। रिक्त कक्षक क्या है? अनअवेलेबल है। केवल वे ही परमाणु अपने ऑक्टेट का प्रसार कर सकते हैं जिनके बाहरी कोश में क्या अवेलेबल होने चाहिए? रिक्त कक्षक अवेलेबल होने चाहिए। इसी को कहा जाता है अष्टक को प्रसारित करना। ठीक है, तो ये कहानियां हुई थोड़ी सी टॉपिक को छोड़कर। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला कौन है हमारे पास? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बताओ बेटे क्या होता है? ओले, मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख लेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही लिख लेते हैं, 1s2 2s2 और 2p। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 4 आ गए। पी में कितने बच गए बेटे? 3 इलेक्ट्रॉन। खोलो इसके ऑर्बिटल, बाहरी कोश को पहचानो, यही है ना इसका बाहरी कोश, पहचाना आता है मैं, ये लो और ये पी। ठीक है, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 को अनपेड दिखा दो। पहली बात सवाल करता हूं, क्या नाइट्रोजन कैन बी पेंटावेलेंट? क्या नाइट्रोजन पाबंद बना? नाइट्रोजन नॉट पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन कभी पाबंद नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकती है। कारण ये है कि ये दोनों एल कोश में उपस्थित है। इसका बाहरी कोश कौन सा है? एल कोश है। और एल कोश में इन दोनों के अलावा 2s और 2p के अलावा कोई तीसरा कक्षक उपस्थित नहीं है, कोई अवेलेबल ही नहीं होता है। तो रिक्त कक्षक नहीं है, तो ये अपने ऑक्टेट का प्रसार नहीं कर सकता। तो N2 नाइट्रोजन नॉट टू बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन 5 बंद नहीं बना सकती, 5 बंद नहीं बना सकती। ये हुई ना बात, नाइट्रोजन 5 बंद नहीं बना सकती। सवाल ये उठता है नाइट्रोजन कैन बी टेट्रावेलेंट, नाइट्रोजन क्या 4 बंद बना सकती है? बिल्कुल नाइट्रोजन 4 बंद बना सकती है। इसकी बातें करेंगे उपसय संयोजक बंद में और डिटेल से। अभी के लिए बता देता हूं, नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर को डोनेट करके एक बंद उपसय संयोजक भी बना सकती है। कौन सा? उपसह संयोजक बंद भी बना सकती है। ये उपसह संयोजक बंद क्या होता है, इसका एक सेपरेट टॉपिक है हमारे पास में, तो इस पर ज्यादा जिक्र करेंगे नहीं। तो नाइट्रोजन 4 बंद जरूर बना सकती है, उनमें से 3 सहसंयोजक बंद और एक कौन सा? उपसह संयोजक। लेकिन नाइट्रोजन नॉट टू बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कभी 5 बंद नहीं बना सकती। और उसका रीजन होता है इसके बाहरी कोश में अष्टक प्रसार करने के लिए रिक्त कक्षक अवेलेबल नहीं होते हैं। बताओ इसकी एलडीएस क्या होनी चाहिए? बताओ बच्चों इसकी एलडीएस क्या होनी चाहिए? लिखो, रफ कॉपी में इसकी एलडीएस निकालो, क्या होनी चाहिए? नाइट्रोजन की एलडीएस होनी चाहिए, नाइट्रोजन की एलडीएस होनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पेड दिखाओ और ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिखा दो। और अब बात करते हैं हेलोजनों की। तो हेलोजनों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? क्योंकि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, NH2NP5 होता है। क्यों NH2NP5 लिख दिया है? इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए क्यों NH2NP5 लिख रखा है? जहां हमने पढ़ा है ना कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उस पार्ट में कंप्लीट ये चीजें करवाई हुई है, कंप्लीट करवाई हुई है। तो इन पर कोई ज्यादा जिक्र करेंगे नहीं। चलो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 में से देखो ऑर्बिटल खोलो इसके, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। ठीक है, लो जी कितने बंद? कितने बंद? एक एलडीएस बताओ, इसकी एलडीएस बताओ, इसकी एलडीएस बताओ, हेलोजनों की एलडीएस। टन 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 ताना, सुना है तुझको छाने वाले, आगे 10 है पीछे 12। ये लो, ये पेड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 1 2 3 और 3 जोड़े दिखा दिए और 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल, बिना ब्याह करेडो इलेक्ट्रॉन कहीं सिंगल। ये हो गई है हेलोजनों की एलडीएस। अब आपके पास में मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, इनमें से कौन कौन से हेलोजन होते हैं वो 7 बंद बना सकते हैं और कौन सा हेलोजन होता है वो 7 बंद नहीं बना सकता?
ये आप कल तक करके लाओगे। और जो भी बच्चे ऑनलाइन मेरे को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जस्ट कमेंट पढ़ने के, उससे अगले टॉपिक में मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। आप कोशिश करना घर पर कि इनमें से हेलोजन थे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कौन सा हेलोजन होता है वो 7 बंध नहीं बना सकता। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर बंध बन सकते हैं, लेकिन कौन सा हेलोजन नहीं बना सकता। मैं हिंट दे देता हूं, वो हेलोजन नहीं बनाएगा जिसके पास में अष्टक प्रसार करने के लिए रिक्त कक्षक अवेलेबल नहीं होंगे। और ये है एलडीएस। देखो बेटे, दूसरी स्कूल वाले बच्चे सुनो, आपके गुरुजी ने चाहे इस टॉपिक को 5 मिनट में करवाया होगा और ये 5 मिनट 10 मिनट में होने वाला टॉपिक है, लेकिन डीप जाओ, टॉपिक के डीप जाओ, उसमें से जितना कुछ निकलता है बाहर निकाल दो। टॉपिक को ऐसे पढ़ो, कम पढ़ लो, ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद में पीछे घूम के उस टॉपिक में ना देखना पड़े। कभी भी टॉपिक में वाई का कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। ये क्यों हुआ, हर चीज का जवाब है इसमें। क्यों हुआ, इसकी एलडीएस ऐसे ही क्यों, इसकी ऐसे ही क्यों, इसकी ऐसे ही क्यों, क्यों इसकी ऐसे हुई, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। अब अगर अब भी जरूरत पड़ी तो इस टॉपिक को एक दिन अलग से करेंगे कि कौन सा अष्टक प्रसार क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है वो अष्टक प्रसार कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है, कितने बॉन्ड वो बना सकता है, कितने नहीं बना सकता है। बेटे पूरी केमिस्ट्री एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती। तो यह है एलडीएस, बस उतारने वाली बात इतनी है। ये लो, अब इनमें हमने छोड़ क्या रखा है वो चेक लो, इनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब कार्बन के कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 संयोजी कोश में। अब तो यहाँ देख लो ना, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 6 हो गए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, सभी हेलोजनों के कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। ये एलडीएस, इसके अलावा अब एलडीएस में कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है इसके अलावा एलडीएस में। ये एलडीएस का टॉपिक कंप्लीट होता है और इन्हीं के पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाचेगी। एलडीएस के पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाचेगी, नचाएगी। जैसे नचाएगी ना एलडीएस, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नाचना पड़ेगा बेटे। ध्यान से उतारना है, ध्यान से लिखना है, ध्यान से पढ़ना है।